इंडियन डिफेंस के बारे में पूरी जानकारी और नया अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल भारत डिफेंस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए नए वीडियोस आपको देखने को मिल। दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि क्या F-35 एयरक्राफ्ट हमें मिलने वाला है या नहीं, क्योंकि कल से इंडियन मीडिया में बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि F-35 एयरक्राफ्ट, और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही थी कि F-22 एयरक्राफ्ट भी हमें मिल सकता है, क्योंकि अमेरिका के कुछ सेनेटर्स ने एक बिल पेश किया है जिसमें ऐसा हो सकता है कि हमें F-35 एयरक्राफ्ट और F-22 एयरक्राफ्ट खरीदने की मंजूरी मिल जाए। लेकिन इस बात में क्या सच्चाई है और ये एयरक्राफ्ट हमें मिल सकता है या नहीं, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि F-35 एयरक्राफ्ट अमेरिका का लेटेस्ट स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, जिसे अमेरिका बहुत सारे एलाइड कंट्रीज को बेच रहा है। लेकिन वहीं अगर F-22 एयरक्राफ्ट के बारे में बात करें तो इसकी सेल अमेरिकन सेनेट द्वारा ब्लॉक्ड है, यानी कि इस एयरक्राफ्ट को किसी भी देश को नहीं बेचा जा सकता। तो इसके बारे में आप ये सोचना छोड़ दीजिए कि ये एयरक्राफ्ट हमें मिल जाएगा। और रही बात F-35 एयरक्राफ्ट की, तो इसकी मिलने की कुछ उम्मीद बाकी है। वो इसलिए है क्योंकि जब भी ऐसा कोई प्रस्ताव अमेरिकन सेनेट में पेश किया जाता है तो वो इसलिए पेश किया जाता है कि अगर अमेरिका को दिख रहा हो कि वो किसी एयरक्राफ्ट को किसी देश को बेच सकते हैं तो उससे पहले वो अपनी सेनेट से मंजूरी ले लेते हैं। यही काम इस बार भी किया जा रहा है। अमेरिका के नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट, जो कि NDAA 2021 है, उसे सेनेटर मार्क वार्नर और सेनेटर जॉन कॉर्निन ने पेश किया है। यहाँ पर आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिका के बीच और इजराइल के बीच एक बाइनेशनल इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन चल रही है, जो कि अमेरिका और इजराइल के बीच जो मिलिट्री टेक्नोलॉजीज होती हैं उसकी डेवलपमेंट को लेकर एक बनाई गई फाउंडेशन है, जिसमें दोनों देश कंट्रीब्यूट करते हैं। और इसी मॉडल के ऊपर अब इस नए एक्ट में हमारे देश के बीच और अमेरिका के बीच एक नया फाउंडेशन बनाया जा सकता है, जिसमें दोनों देश डिफेंस और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को शेयर कर सके। यह जो नया अमेंडमेंट पेश किया गया है, इसमें अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी को यह कहा जाएगा कि वो हमारे देश के बीच और अमेरिका के बीच जो जॉइंट डिफेंस एंड रिलेटेड इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जा सकती है, उसके ऊपर एक ब्रीफिंग पेश करें। और इसके साथ ही वो ये भी बताएं कि अमेरिका के बीच और इंडिया के बीच कौन सी पर्सनल एक्सचेंज अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, यानी कि इस नए अमेंडमेंट के बीच अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी को ये एक्सप्लेन करना होगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी इंडिया के साथ शेयर की जा सकती है और कैसे दोनों देश टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर सकते हैं। इसके साथ ही अमेरिका के जो सेनेटर कॉर्निन हैं, उन्होंने इसी अमेंडमेंट में ये भी कहा है कि डिफेंस सेक्रेटरी को इस लेजिस्लेशन के पास होने के 180 दिनों के अंदर ही ये ब्रीफिंग देनी होगी कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट इंडिया को दिए जा सकते हैं या नहीं। ये जो नया अमेंडमेंट होगा उससे हमारा देश भी नेटो कंट्रीज की लिस्ट में शामिल हो जाएगा, जिसमें इजराइल और न्यूजीलैंड भी शामिल हैं, जिसके साथ अमेरिका अपनी टॉप सीक्रेट डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयर कर सकता है। तो इसी लेजिस्लेशन के साथ अमेरिकन इक्विपमेंट हमारे देश में आने का एक बहुत बड़ा रास्ता खुल जाएगा, जिससे F-35 एयरक्राफ्ट भी हमारे देश में आ सकता है। इसी बात को लेकर हमारी इंडियन मीडिया ने ये बात उठा ली है कि हमें F-35 एयरक्राफ्ट बहुत जल्दी लद्दाख में भी मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। हाँ, अमेरिका की तरफ से ये रास्ता खुल गया है, लेकिन अभी हमारे देश ने कोई फैसला नहीं लिया है कि F-35 एयरक्राफ्ट हमें खरीदना है या नहीं। तो तब तक ये कहना सही नहीं होगा कि हमें F-35 एयरक्राफ्ट बहुत जल्द लद्दाख में दिख जाएगा, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो अभी आ रही हैं। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि हम S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रशिया से खरीद रहे हैं, जिसके कारण किसी भी टॉप सीक्रेट स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जो कि अमेरिका द्वारा बनाया गया है वो हमारे देश में आसानी से नहीं आ सकता है, क्योंकि F-35 एयरक्राफ्ट की डाटा लिंक कैपेबिलिटी है और उस कैपेबिलिटी को किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के साथ इंटरफेस करना होता है, जिसके साथ किसी एयर डिफेंस सिस्टम को ये पता चल सके कि कोई एयरक्राफ्ट हमारा है या किसी और देश का है, जिससे कि फ्रेंड एंड फो आइडेंटिफिकेशन सिस्टम भी कहते हैं। और इसके साथ ही दूसरी प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि कॉस्ट। इसमें हम कॉस्ट को नज़रअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि इस एयरक्राफ्ट को खरीद रही हैं जिनका बजट हमसे भी कम है। और इसके साथ ही अगर आप ये सोच रहे होंगे कि इस एयरक्राफ्ट को खरीदने से हमारे एमसीए प्रोजेक्ट और दूसरे इंडिजिनियस प्रोजेक्ट का काम रुक जाएगा, तो यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि एमसीए प्रोजेक्ट जो बनेगा उसमें तकरीबन 10 साल तो लग ही जाएंगे। तो तब तक हमारी जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है उसे कौन सा एयरक्राफ्ट पूरा करेगा। इसलिए हमें कोई ना कोई ऐसा एयरक्राफ्ट तो खरीदना ही होगा ताकि हम कम समय में अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा सकें। तो इससे आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि हमारे एमसीए प्रोजेक्ट का काम रुक जाएगा। हाँ, ये ऐसा हो सकता है कि अगर
कि ऐसी एक टेक्नोलॉजी अगर हमारे देश में आ जाती है तो हम AMCA को और आसानी से डेवलप कर सकें और जॉइंट वेंचर प्रोग्राम में और जहाँ टेक्नोलॉजी शेयरिंग प्रोग्राम में हम कोई एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे AMCA में लगा सकें। इसके साथ ही बहुत सारे पहले से मौजूद प्रोजेक्ट हैं जो कि अमेरिका ने स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के लिए शुरू किए थे, जैसे कि YF-23 प्रोग्राम। उस एयरक्राफ्ट को भी बोइंग हमारे देश की किसी कंपनी के साथ मिलकर बना सकती है, क्योंकि इस लेजिस्लेशन से उन्हें ये हक मिल जाएगा कि वो ऐसी टेक्नोलॉजी को हमारे देश के साथ मिलकर डेवलप कर सकते हैं। और इसके साथ ही AMCA प्रोग्राम का जो जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट होने वाला है उसके बारे में भी कुछ नई डिटेल्स सामने आई हैं, जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। ADA ने अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया था, जिसके इनिशियल ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट्स जो कुछ समय पहले इशू किए गए थे उसमें एक नई जॉइंट वेंचर कंपनी के बारे में मेंशन था। वो एक नई जॉइंट वेंचर कंपनी के लिए थे जिसमें टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और लार्सन टूब्रो लिमिटेड और बोइंग इंडिया और लक्ष्मी मशीन वर्क्स लिमिटेड और VEM टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने रिस्पॉन्ड किया था। इन कंपनीज ने अपने प्रपोजल्स भेजे थे, जिसमें ये सभी नए प्रपोजल्स एक नई जॉइंट वेंचर कंपनी के लिए भेजे गए थे ताकि AMCA प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा सके। इससे पहले जो रिपोर्ट्स आई थी उसमें ऐसा लग रहा था कि HAL AMCA प्रोग्राम का लीड इंटीग्रेटर होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा काम AMCA प्रोजेक्ट में HAL ही करेगा। लेकिन अभी जो नई रिपोर्ट्स आई हैं उससे ऐसा लग रहा है कि जो नया प्रोजेक्ट होगा उसमें सभी बड़े ऑपरेशन नया जॉइंट वेंचर चलाएगा और प्रोडक्शन फ्लोर को भी जॉइंट वेंचर ही चलाएगा, यानी कि प्रोडक्शन भी जॉइंट वेंचर कंपनी ही करेगी। और वहीं HAL इस जॉइंट वेंचर कंपनी के लिए एक गाइडेंस प्रोवाइड करेगा और ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा और इसके साथ ही नई कंपनी के लिए नई फैसिलिटीज़ को तैयार करने के लिए काम करेगा। और इसके साथ ही एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी तैयार की जा रही है जिसमें नेवी के लिए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे, क्योंकि इससे पहले जो HAL की फैसिलिटीज़ हैं वो मीडियम वेट फाइटर जेट तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट और तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन के लिए लगा दी जाएंगी। तो इसलिए नए एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन के लिए फैसिलिटीज़ नहीं बचेंगी, तो इसीलिए एक नई फैसिलिटी 2020 में F-35 जॉइंट स्ट्राइक फाइटर जेट इंडिया आया। ये एक सुपर एडवांस्ड अमेरिकन स्टेल्थ फाइटर जेट है, लेकिन आप सब ये नहीं जानते होंगे कि ये एयरक्राफ्ट इंडिया क्यों आया या अमेरिका ने ये एयरक्राफ्ट इंडिया क्यों भेजा। तो आज हम इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। डिफेंस एक्सपो 2020 में और भी सारे अमेरिकन वेपन सिस्टम्स इंडिया आए थे। F-35 अमेरिका का एक सुपर एडवांस्ड और सुपर सीक्रेटिव एयरक्राफ्ट है। बहुत समय तक अमेरिका ने ये एयरक्राफ्ट किसी भी और कंट्री को भेजने से इनकार कर दिया था। बाद में सिर्फ उसने अपने खास देशों यानी कि अपने एलाइड देशों को ही बेचने का फैसला लिया था। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि F-35 जॉइंट स्ट्राइक फाइटर जेट इंडिया क्यों आया और ये एयरक्राफ्ट इतना ताकतवर क्यों है और अमेरिका हमें वेपन्स बेचने के लिए इतना उतावला क्यों है। इसके साथ ही हम F-35 फाइटर जेट की कुछ खूबियाँ और खामियों के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। F-35 जॉइंट फाइटर जेट अमेरिका की एयरफोर्स, US मरीन्स और US की नेवी तीनों यूज़ करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि F-35 के इंडिया आने के कारण क्या हो सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रशिया इंडिया का टॉप वेपन सेलर रहा है और अभी अमेरिका ने रशिया के साथ इंडिया को वेपन्स बेचने के लिए कम्पीट करना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने बहुत सारे वेपन्स इंडिया को ऑफर किए थे। इंडिया अपने 90% वेपन्स रशिया से खरीदता है और अमेरिका रशिया की इंडिया की डिफेंस वेपन्स परचेसेस के ऊपर हुई मोनोपोली को ब्रेक करना चाहता है और चाहता है कि इंडिया भी अमेरिका से और ज़्यादा वेपन्स खरीदे। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका से इंडिया ने सिर्फ $377 मिलियन के वेपन्स से खरीदे थे, वहीं रशिया से खरीदे गए वेपन्स की फिगर बिलियंस में थी। अभी इंडिया अपने 90% से ज़्यादा वेपन सिस्टम्स इंपोर्ट करता है, तो अमेरिका इस मार्केट को कैप्चर करना चाहता है। तो F-35 और अपने और वेपन सिस्टम्स को इंडिया के डिफेंस एक्सपो में भेजना अमेरिका की इंडिया को वेपन्स भेजने की एक मार्केटिंग टेक्निक हो सकती है। इसके साथ ही एक कारण और है कि हाल ही में खबर आई थी कि अगर इंडिया S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रशिया से ना खरीदे तो अमेरिका अपना F-35 इंडिया को बेच सकता है। S-400 मिसाइल सिस्टम्स की डील इंडिया ने रशिया के साथ साइन की थी। इसमें इंडिया ने रशिया से मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स खरीदे थे। अमेरिका को ये बात पसंद नहीं आई क्योंकि अमेरिका ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए थे और अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा था कि इंडिया किसी भी तरीके से रशिया से कोई भी वेपन सिस्टम्स ना खरीदे और उसने S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद को भी रोकने की बहुत कोशिश की।
S-400 के बदल के तौर पर अमेरिका ने इंडिया को अपना पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी ऑफर किया था, लेकिन इंडिया को वो पसंद नहीं आया और इंडिया अमेरिका के विरोध के बावजूद S-400 की सेल के लिए आगे बढ़ा। तो F-35 को इंडिया भेजने का एक मकसद इंडिया को S-400 को खरीदने से रोकने का आखिरी एक बदल हो सकता है। इसके साथ ही एक कारण ये भी हो सकता है कि लॉकहीड मार्टिन अपना F-35 सुपर एडवांस्ड फाइटर जेट इंडिया के डिफेंस एक्सपो में भेजकर अपने F-21 फाइटर जेट के लिए पिच कर रहा हो। लॉकहीड मार्टिन ने अपना F-21 फाइटर जेट इंडिया के MMRCA 2.0 टेंडर के लिए पेश किया है। ये फाइटर जेट F-16 के एक अपग्रेड वर्जन के तौर पर मार्केट किया जा रहा है, जिसका लॉकहीड मार्टिन ने एक नया नाम F-21 फाइटर जेट रखा है। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि F-21 में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ये सिर्फ F-16 का एक नया ब्लॉक वेरिएंट है जिसमें F-16 से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स की गई हैं। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि F-21 फाइटर जेट अभी सिर्फ पेपर पर है, यानी कि इसका मेंशन अभी तक सिर्फ पेपर्स पर ही है और इसका कोई भी प्रोटोटाइप अवेलेबल नहीं है। लॉकहीड मार्टिन इंडिया को अपना फाइटर जेट बेचने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी के प्रदर्शन के लिए लॉकहीड मार्टिन ने F-35 फाइटर जेट इंडिया में भेजा हो सकता है। तो अभी थोड़ा लॉकहीड मार्टिन के F-35 लाइटनिंग II एयरक्राफ्ट के बारे में भी जान लेते हैं। ये एक सिंगल सीट सिंगल इंजन ऑल वेदर स्टेल्थ मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिससे कि ग्राउंड अटैक और एयर सुपीरियरिटी मिशंस के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस एयरक्राफ्ट को लॉकहीड मार्टिन और उसके सब कॉन्ट्रैक्टर्स जैसे कि नॉर्थरॉप ग्रुमन, प्रैट एंड विटनी और बे सिस्टम्स ने डेवलप किया है। F-35 के 3 मेन वेरिएंट्स हैं, एक कन्वेंशनल टेक ऑफ लैंडिंग F-35A और एक शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग F-35B और एक कैरियर बेस्ड F-35C। यूनाइटेड किंगडम, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नॉर्वे, डेनमार्क और नेदरलैंड्स ने इस प्रोग्राम को अमेरिका के साथ फंड किया है और ये सभी कंट्रीज इस एयरक्राफ्ट को खरीद रही हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है। ये एक पूरी तरह स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, यानी कि ये रडार की पकड़ में नहीं आता है। F-35 में एक वर्टिकल लैंडिंग और टेक ऑफ का फीचर है, यानी कि इसे लॉन्च करने के लिए किसी एयरफील्ड की ज़रूरत नहीं है। ये एक ही जगह पर खड़ा ही ऊपर को उड़ान भर सकता है और इसी तरह नीचे भी उतर सकता है। ऐसी टेक्नोलॉजी आपने इंडियन नेवी के सी हैरियर फाइटर जेट्स में देखी होगी, जिसे कि इंडियन नेवी अपने कैरियर से ऑपरेट करती रही थी। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट में बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स, एवियोनिक्स और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है और इसके साथ ही इसमें एडवांस्ड इंजन्स भी हैं। तो ये तो हो गए इसकी फीचर्स। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इस एयरक्राफ्ट में प्रॉब्लम्स कौन सी हैं। जब से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है तब से ही इस एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रही हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि ये एयरक्राफ्ट और इसकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा महंगी है और इतना पैसा खर्च करने के बाद भी ये एयरक्राफ्ट अपने मापदंडों पर खरा नहीं उतर पा रहा है। अभी भी ये एयरक्राफ्ट अपने कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स के साथ स्ट्रगल कर रहा है। पिछले कुछ समय में ऐसी कुछ घटनाएं हुई थी जिससे इस एयरक्राफ्ट की कमियों का पता चलता है। इन घटनाओं में इसका फ्लैट टायर हो जाना, यानी कि इसके टायर की हवा निकल जाना या उसका फट जाना, और हेलमेट डिस्प्ले के ऊपर एक ग्रीन ग्लो आ जाना, जिसके कारण एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर लैंड करना डिफिकल्ट हो जाता है, और इसकी सुपरसोनिक स्पीड्स के ऊपर इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी का ख़त्म हो जाना। लेकिन इसके बहुत सारे इश्यूज़ को US एयरफोर्स और लॉकहीड मार्टिन ने सॉल्व कर लिया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, जैसे कि F-35 कोल्ड वेदर कंडीशंस में ये शो कर सकता है कि उसकी बैटरी फेल हो चुकी है। इसी प्रॉब्लम के कारण इसके बहुत सारे मिशंस को अबॉर्ट करना पड़ा था। और एक प्रॉब्लम ये भी है कि अगर ये एयरक्राफ्ट गर्म मौसम में ऑपरेट करता है तो शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग वेरिएंट के पुराने इंजन कई बार नेसेसरी थ्रस्ट नहीं प्रोड्यूस कर पाते, जिसके कारण इस एयरक्राफ्ट की हार्ड लैंडिंग करनी पड़ी है। इसके साथ ही कुछ ऐसी भी रिपोर्ट आई हैं कि कॉकपिट के कैबिन प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण पायलट के कानों में दर्द होने लग जाता है। इसकी अगली एक प्रॉब्लम एक रिटायर्ड फाइटर पायलट ने बताई थी। उसका कहना था कि कई केसेस में मैनूवर्स करते वक्त ऐसा लगता है कि F-35B और F-35C के पायलट्स फाइटर की पिच, रोल और यॉ को फुली कंट्रोल नहीं कर पाते। US मिलिट्री ने खुद माना है कि ये एयरक्राफ्ट प्रोग्राम अभी प्रॉब्लम से गुजर रहा है।
और कई लोगों का तो ये भी कहना है कि इस एयरक्राफ्ट के ऊपर बहुत सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स वेस्ट किए गए हैं और ये सिर्फ एक वाइट एलिफेंट है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर लाइक और